के बारे में जानेंगे। गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी में निराशा छा गई। चूंकि यह आंदोलन धीरे धीरे चरम पर पहुंच रहा था और चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने इसे अचानक से वापस ले लिया, इसलिए बहुत सारे नेता एक तरह से निष्क्रिय हो गए। लेकिन कांग्रेस में ही कुछ वैसे भी नेता थे जिनकी मान्यता थी कि अब कांग्रेस पार्टी को विधानमंडल का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि आने वाले चुनाव में भाग लेकर विधानमंडल के अंदर जाना चाहिए और अंदर से सरकार का खिलाफ करना चाहिए। इन नेताओं में दो प्रमुख थे, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ये दोनों देश के जाने माने और सफल वकील थे। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के बारे में मैं बता दूं आपको, ये दो ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर दी। यदि आपको इलाहाबाद जाने का मौका मिले, आनंद भवन को आप देखें, 40 बीघा में फैला हुआ आनंद भवन है, जिसे मोतीलाल नेहरू ने अपनी वकालत के दौरान सर सैयद अहमद खान से खरीदा था और इलाहाबाद के सेंटर में है। 40 बीघा में फैला हुआ यह आनंद भवन उन्होंने राष्ट्र को दे दिया। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में 90% जो कांग्रेस की बैठकें हुई या आंदोलन करने का निर्णय हुआ, वो सब इसी आनंद भवन में हुआ था। कांग्रेस की एक तरह से ये ऑफिस बन गई थी। ऊपरी मंजिल पर नेहरू जी रहते थे और उनका परिवार, बाकी पूरा हिस्सा कांग्रेस पार्टी के। ठीक यही स्थिति चित्तरंजन दास का कलकत्ता में। उन्होंने भी अपने बहुत बड़े आलीशान मकान को राष्ट्र को दे दिया। हालांकि ये दोनों नेता दो ध्रुव पर रहने वाले थे। मोतीलाल नेहरू पूरी तरह निरीश्वरवादी थे, ईश्वर में इनकी कोई आस्था नहीं थी। वहीं चित्तरंजन दास परंपरावादी थे, काली माता के घोर समर्थक और जो पूजा पाठ होता है सारे कुछ। इसके बावजूद दोनों में इतनी साम्यता थी कि दोनों नेता एक दूसरे से सलाह लिए बिना ये घोषणा कर देते थे कि चित्तरंजन दास का भी इस प्रस्ताव पर समर्थन है और चित्तरंजन दास हामी भर देते थे। इस तरह से चित्तरंजन दास भी बिना मोतीलाल नेहरू के सलाह लिए कोई प्रस्ताव की घोषणा करते थे। दोनों में इतनी गाढ़ी दोस्ती थी। इन दोनों नेताओं की मान्यता थी कि अब विधानमंडलों का बहिष्कार नहीं करना चाहिए कांग्रेस को, बल्कि आने वाले समय में जो साल के अंत में होने वाला था उसमें भाग लेकर अंदर जाना चाहिए विधानमंडल के और अंदर से सरकार का पर्दाफाश करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर से संकट की स्थिति है। कांग्रेस पार्टी दो खेमों में बंट गई, एक प्रो चेंजर्स और एक नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स वे थे जो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन लाने के समर्थक थे, जो विधानमंडल में जाने के समर्थक थे, उनको प्रो चेंजर्स कहा। इसके समर्थक थे विट्ठल भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू
चितरंजन दास वगैरह वगैरह। नो चेंजर्स जो गांधी कांग्रेस के संविधान में किसी भी तरह के परिवर्तन के विरोधी थे, इनमें सबसे बड़ा नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी और इस तरह के और बड़े बड़े नेता जो थे। कांग्रेस में एक बार फिर संकट की स्थिति आ गई। ऐसा लगा कि कांग्रेस फिर 1907 वाली गलती न दोहरा दे और दो पार्ट में ये बट जाए। 23 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 6 साल की उन्हें सजा दी गई। गांधी जी के न रहने से कांग्रेस और कमजोर होती चली गई। खैर 1922 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, दिसंबर 1922 में। इस अधिवेशन में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, कांग्रेस के अध्यक्ष चितरंजन दास थे और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे महासचिव। इस कांग्रेस अधिवेशन में चितरंजन दास ने ही प्रस्ताव रखा विधानमंडल में चुनाव द्वारा जाने का। यह प्रस्ताव के पक्ष में 890 और इसके खिलाफ 1148 वोट पड़े, यानी कि चितरंजन दास का प्रस्ताव गिर गया। इससे खफा होकर चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे और 1 जनवरी 1923 को उन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा की थी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923। अब कांग्रेस के बीच लंबा दरार खींच गया। कुछ ही दिनों के बाद गांधी जी को स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर दिया गया। गांधी जी जब बाहर निकले, जेल से बाहर आए, तब उन्होंने कांग्रेस की जो दुर्दशा देखी उससे उनको बड़ा धक्का लगा। वे समझ गए कि फिर 1907 वाली कांग्रेस टूट जाएगी, जो साथ में नरम दल और गरम दल के रूप में टूटी थी। इस समय स्वराजी और कांग्रेस के रूप में ये टूटेगी। लेकिन गांधी जी बड़ी दूरदर्शी थी। वे जेल से आने के पश्चात सबसे पहले मोतीलाल और चितरंजन दास से मुलाकात की, उनको समझाने का प्रयास किया कि आप विधानमंडल के चुनाव में भाग मत ले। लेकिन इससे मोतीलाल और चितरंजन दास पर कोई असर नहीं हुआ। गांधी जी समझ गए कि बात बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, ये लोग अब चुनाव में भाग लेंगे ही लेंगे, तो फिर इसका विरोध करना बेवकूफी। इसलिए कि सरकार चाह ही रही थी कि स्वराजियों और कांग्रेस के बीच में एक दरार पैदा हो। गांधी जी जब जेल से बाहर आ रहे थे तो चीफ सेक्रेटरी ने उनको कहा था, सलाह दिया था कि यहां से जाने के बाद स्वराजी नेताओं के खिलाफ एक स्टेटमेंट जारी करे अखबार में, क्योंकि वे आपके अहिंसा के सिद्धांतों के खिलाफ जा रहे हैं। गांधी जी ने सरकार की चाल समझी। वे चाहते हैं, सरकार चाहती है कि मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास कांग्रेस के बीच में फूट पैदा कर। ये सरकार की कोशिश थी। मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास से मिलकर गांधी जी वापस आए, कांग्रेस की एक मीटिंग बुलाए और उनको समझाया कि अब इसमें कुछ सुधार की कामयाब नहीं होगा, वे जाएं, चुनाव में भाग लें, लेकिन सिद्धांतों पर समझौता नहीं। चितरंजन दास और मोतीलाल को भी गांधी ने यही बताया था कि कांग्रेस का जो मूल सिद्धांत है उससे कोई समझौता आप नहीं करेंगे। उन्होंने मान लिया। उनका संविधान भी कांग्रेस का ही संविधान है, स्वराज पार्टी का भी संविधान कांग्रेस का ही संविधान है। अंतर केवल इतना था कि वे चुनाव में भाग लेना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार करती, बस सिर्फ इतना अंतर। खैर
आने के बाद गांधी जी ने एक स्टेटमेंट जारी किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल या स्वराजियों के समर्थन में कि स्वराज पार्टी के नेताओं पर किसी भी तरह संदेह करना राष्ट्र के प्रति गुनाह हो। इनकी देशभक्ति, इनका राष्ट्रवाद हम सबसे कहीं आगे है। इसलिए गांधी जी ने जो स्टेटमेंट जारी किया, उस स्टेटमेंट में उन्होंने पूरी तरह से यह बताने का प्रयास किया कि स्वराजी नेताओं की देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर किसी भी तरह का संदेह नहीं किया जा सकता। इन्होंने जो जुझारूपन अभी तक दिखाया है कांग्रेस पार्टी में, वो किसी से कम नहीं है। इनका त्याग, इनका बलिदान, इनका जुझारूपन कांग्रेस के किसी भी नेता से कम नहीं है। इसलिए इनकी देशभक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता, बल्कि अब कांग्रेस पार्टी इन स्वराजियों का समर्थन कर रही है। जो टूट की स्थिति कांग्रेस पार्टी में पैदा हो गई थी, गांधी जी ने उसको पाट दिया। सरकार मुंह ताकते रह गई, जो कोशिश में लगी हुई थी, चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी बट जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए स्वराजी नेताओं के मार्फत। इसमें वह पूरी तरह से असफल हो गई। गांधी जी ने उनको असफल कर दिया। अब स्वराज पार्टी अंदर से सरकार के हर विधेयक का जो भारतीयों के खिलाफ जाने वाला था, उसका वो विरोध करना शुरू। यहां तक कि तिलमिला करके सरकार रह जाती थी, उनका कोई बजट पास नहीं होने देते थे। हर बजट को वोटिंग द्वारा ये गिरा देते थे। एक अलग बात है कि वायसराय और राज्य विधानमंडल में जो गवर्नर थे, उनको पूरा पावर था असफल बजट को भी वे अपने हस्ताक्षर से पास करा। लेकिन स्वराजियों ने जो लड़ाई लड़ी विधानमंडल के अंदर से, जनता के बीच जो मैसेज गया, जनता इससे जागरूक हुई और उनको पता चला कि सरकार 6,782 कहां तक थे पहुंचे, वो ईवीएम भूल गए। वो विधानसभा में जो चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने महात्मा गांधी ने अथिक कर दिया, दोनों को मतभेद मिटा दिया। अब विधानमंडल के अंदर स्वराजी नेताओं ने ईमानदारी से संघर्ष किया, सरकार को हर कदम पर पराजित किया, हर विधेयक को पास नहीं होने दिया। सरकार तिलमिला करके रह जाती थी। ये अलग बात है कि विशेषाधिकार उनके पास था, उसका प्रयोग करके वो अपने विधेयक को पास करा देते। स्वराजियों की एक और बड़ी सफलता मिली, उन्होंने विट्ठल भाई पटेल को विधानमंडल का अध्यक्ष बनवाने में वे सफल हो गए। ये बहुत बड़ी बात थी। जब विट्ठल भाई पटेल ही अध्यक्ष बन गए, तो उन्हीं के अनुमति से सब विधेयक आना था, उन्हीं के हस्ताक्षर से पास होना था। लेकिन उनको भी इग्नोर करके सरकार विधेयक पास करते जा रही थी। और दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी पर ये लोग कुठाराघात करना शुरू कर, सरकार ने कुठाराघात करना शुरू कर दिया, दमन चक्र चलाना शुरू कर दिया। सिर्फ इस आधार पर कि कांग्रेस पार्टी समाजवादी विचारधारा को अपनाते जा रही है। समाजवाद के नाम पर इन्होंने एक काम किया। 1828 में पब्लिक सेफ्टी बिल जो संसद में आया, सरकार लेकर के आई, इसका कांग्रेसियों ने जबरदस्त विरोध किया था। 28 तक आते आते स्वराज पार्टी भी निष्क्रिय हो गई। जो काम उनको करना था वे कर दिए। चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी 1828 तक। हाँ, और उसके पहले
मोतीलाल नेहरू अकेला बच रहे थे। अब जनता की तरफ से और कांग्रेस के तरफ से भी मोतीलाल और उनके जैसे जो स्वराजी नेता थे उनकी आलोचनाएं की जाने लगी। बहुत सारे लोग जो हिंदूवादी मानसिकता के थे उन्होंने आरोप लगाया मोतीलाल नेहरू पर कि ये हिंदू विरोधी हैं, गो मांस खाते हैं, गो हत्या का समर्थन करते हैं, इसलिए मोतीलाल नेहरू हमारे नेता नहीं। मदन मोहन मालवीय और लाजपत राय जैसे लोगों ने स्वराज पार्टी को छोड़ दिया, वे लोग निकल गए बाहर हिंदू हित को ध्यान में रखते हुए। चारों तरफ से स्वराजियों की आलोचना होने लगी। अब स्वराज पार्टी के लिए कुछ करने के लिए भी नहीं बच गया था, काफी कमजोर हो गई स्वराज पार्टी, इन्होंने छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस में आ गए। 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर के मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के सारे नेताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया। 1929 में इसी एक्ट के आधार पर 31 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करके मेरठ में मुकदमा चलाया गया। इसको मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। इस मुकदमे की पैरवी के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी उतर गई थी। आज लोग गांधी नेहरू को गद्दार कहते हैं या जो कहें, कम्युनिस्टों ने भी बहुत गाली दी, लेकिन उस समय जो कम्युनिस्ट पार्टी की शुरुआत थी, जो कुठाराघात अंग्रेज सरकार ने इन पर किया था, यदि इन 29 पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चल रहा था और यदि वो साबित हो जाता तो 29 को फांसी की सजा मिल जाती। कम्युनिस्ट पार्टी जन्म के समय ही समाप्त हो जाती। इसमें 3 ब्रिटिश भी थे कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी इन कम्युनिस्टों को बचाने के लिए उतर गई। मोतीलाल नेहरू बहुत दिनों के बाद वकील के चोला पहन करके उतरे उनके बचाव के लिए, और सारे के सारे कम्युनिस्टों को बिल्कुल मुकदमे से मुक्त करके, निर्दोष साबित करके वापस ले आए। अब 28 तक आते आते स्वराज पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी अपने जब आंदोलन नहीं चलता था कांग्रेस द्वारा, तब रचनात्मक कार्य किए जाते थे, जैसे खादी का प्रचार, चरखे का प्रचार, कताई करना और कपड़ा बुनना की ट्रेनिंग लोग देते थे। अछूतोद्धार, गांव-गांव में जाकर के हरिजनों को मंदिर प्रवेश करवाते थे, तालाब में ले जाकर के पानी भरवाते थे या कुएं पर। हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। आदिवासी क्षेत्रों में जाकर के उनको पढ़ाई लिखाई का काम करते थे, महिलाओं को शिक्षित करते थे। ये उनके रचनात्मक कार्य होते थे। कांग्रेस पार्टी ये काम कर रही थी, अभी एक तरह से आगे के आंदोलन की तैयारी कर रही थी। लेकिन इस बीच कुछ और घटनाएं मोड़ ले रही थी। ये घटनाएं थी क्रांतिकारी आतंकवाद की। सर एक बात समझ में ना आया, बोलिए। 29 को जो कम्युनिस्ट थे उनको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया था? देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में। षड्यंत्र क्या कर रहे थे? न कर रहे थे, सरकार तो मान रही थी। आप बड़ी साधु महात्मा है, लेकिन सरकार कहेगी कि नहीं तुम चोर हो तो चोर हो। अब तो तुमको अदालत में साबित करना है कि हम निर्दोष हैं, हम चोर नहीं हैं। बस एक्चुअली रूस की क्रांति के बाद, बोल्शेविक क्रांति के बाद पूरी दुनिया का जो पूंजीवादी सरकारें थी कम्युनिस्टों से भय खाती थी। उनको डर था कि यहाँ समाजवाद का प्रभाव फैल जाएगा तो किसी भी सरकार के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगा। इसीलिए पहला रोज मजदूर का हड़ताल करवा देगा, किसान का हड़ताल करवा देगा, फैक्ट्री में हड़ताल करवा देगा। कम्युनिस्ट पार्टी कुछ करे या ना करे, लेकिन हड़ताल जरूर करवाती है। हालांकि उसका बड़ा दुष्परिणाम भी होता है और हुआ है। बंगाल के सारे फैक्ट्री बंद हो गए आज इसी कारण से। या ये जो डालमिया बंद हुआ बिहार का, इसी कारण से हुआ।
इसमें समझौता ये लोग नहीं कराता है। मजदूरों को उकसा देगा कि तुम हड़ताल करो मिल मालिकों के खिलाफ। अब भाई मजदूरों पर फिर क्या बीतेगा ये तुम समझ रहे हो? मिल मालिक को क्या जाता है, एक हाथ दो फैक्ट्री उसकी बंद हो गई तो हो गई, वो तो बहुत बड़ा पूंजीपति है, उसके लिए कोई अंतर नहीं पड़ता है। यहाँ फैक्ट्री बंद करके दूसरे जगह खोल देगा। लेकिन जो मजदूर बेरोजगार हो गया उसको पर क्या बीता? आज तक सब खत्म हो गया ना। डालमिया, हम लोग के बचपन में वहाँ बहुत कुछ बनता था। डालमिया का सीमेंट बनता था, बिस्किट बनता था और कुछ इस टाइप की और चीजें बनती थी। बहुत सारे हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। तो कोई भी सरकार, क्या पता चला, कोई भी सरकार इससे कम्युनिस्ट पार्टी से उस समय खास करके डरती थी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना ही गैर कानूनी था, सरकार ने उनको अवैध कर दिया। और एक साथ इतने कम्युनिस्ट मेंबर पकड़े गए, इनको तो फांसी पर नहीं पड़नी थी या काला पानी होता। कांग्रेस पार्टी ने इनकी जान बचा दी। कम्युनिस्ट पार्टी बनने से 24 से 25 में बना। बहुत इसमें और लोग आते हैं। बिहार में कहाँ पे डालमिया फैक्ट्री? डेहरी में, यही डेहरी ऑनसोन। कभी जाओ तुम बारून जाओगे ना, खंडहर अभी। अब जो पब्लिक सेफ्टी बिल आए, ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दो अधिनियम लेकर के आए थे विधानसभा संसद। एक तरह से भारतीय अपनी सुरक्षा खुद भी नहीं कर पाते यदि ये बिल पास हो जाता। कांग्रेस पार्टी से लेकर के क्रांतिकारी तक इसका मुखालफत कर रहे थे। इसके पहले थोड़ा सा हम और बता दें बैकग्राउंड आपको। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो जितने भी क्रांतिकारी थे हमारे देश के, उन सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। लेकिन अचानक से असहयोग आंदोलन स्थगित हो जाने से इनको निराशा हो गया। इन्होंने सोचा कि गांधी और कांग्रेस पार्टी ने देश को धोखा दिया, जो कांग्रेस पार्टी के और लोग सोच रहे थे, और इसलिए ये लोग फिर से व्यक्तिगत आतंकवाद का राह पकड़ लिया। दो ग्रुप इसमें पैदा हुआ आतंक क्रांतिकारियों का, एक बंगाल का और एक उत्तरी भारत का, जिसमें पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के। पंजाब से भगवती चरण वोहरा और सुखदेव, उत्तर प्रदेश से विजय कुमार सिन्हा और एक दो क्रांतिकारी थे। बंगाल के जो थे यतीन्द्रनाथ दास वगैरह। इन लोगों ने कानपुर में एक अपना सम्मेलन बुलाया 1924 में और एक गुट का निर्माण किया जिसको नाम रखा गया HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 में कानपुर में इसका गठन हुआ। इसमें सब उत्तर भारत के सारे क्रांतिकारी शामिल थे। अब क्रांतिकारी संगठन को चलाने के लिए पैसे की जरूरत थी और हथियार की जरूरत थी। इनके पास दोनों चीजों की कमी थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, ये सारे लोग इसमें शामिल थे। अब इनका प्रयास यह हुआ कि हम लोग हथियार खरीदने के लिए पैसे जुटाएं। तो दो ही तरह से पैसे आ सकता है, जनता की से मदद या डकैती। जनता से मदद मिल नहीं सकता क्योंकि जनता के बीच जा नहीं सकते हैं। जनता के बीच जाएंगे तो ये पकड़े जाएंगे सरकार द्वारा। तो एकमात्र रास्ता इनको सूझा डकैती। अब डकैती कहां डाला जाए, भारतीयों के घर में या सरकार के घर में?
सरकार खजाना में एक गलती हुई थी राम प्रसाद बिस्मिल से। एक घर में घुसे थे डकैती डालने के लिए, लेकिन वहां जाने के पश्चात उनको मालूम चला कि एक विधवा का घर है और एक ऐसी विधवा जिसकी बेटी के शादी था। वह औरत अपनी बेटी के लिए जो कुछ गहना पाती वगैरह वगैरह जमा किए हुए थी, इन लोगों ने लूट बिस्मिल के साथियों ने। वह विधवा रोती हुई राम प्रसाद बिस्मिल के पास आई और उनको सारी वस्तु स्थिति बताई। बिस्मिल ने तुरंत वो सारा गहना सारा पैसा वापस किया उनको। उस घर से वो निकल गए। आने के जब अपने संगठन में आए तो उनको काफी डांट भी पड़ी। अब यहां से इनका फिर निर्णय हुआ कि नहीं, अब केवल और केवल सरकारी संपत्ति को हम लूटेंगे। सरकार का खजाना 8 डाउन ट्रेन से प्रतिदिन दिल्ली भेजा जाता था। कानपुर के पास, लखनऊ के पास एक गांव है काकोरी। इन सारे क्रांतिकारियों ने, हालांकि इसमें 10 ही शामिल थे, इस काकोरी कांड में मात्र 10 क्रांतिकारी शामिल थे। उस ट्रेन को चेन पुलिंग करके लूट लिया और जो सरकार का पैसा था सारा पैसा लूटकर रफू चक्कर हो गया। अब इसके बाद तो सरकार को कहना नहीं था, पूरी की पूरी फौज उतर गई उनकी इन क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन चारों पर मुकदमा चला करके इनको फांसी की सजा दे दी। भगत सिंह इसमें अभी नहीं शामिल हुए थे। राम बिस्मिल खां भी फांसी पे चले। 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा देकर के काला पानी भेज दिया गया और कुछ को लंबी सजाएं काटने के लिए जेल में डाल दिया। काला पानी में कैसा कैसा होता है? काला पानी कुछ और नहीं था, अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल है। चूंकि वह बीच समुद्र में टापू है, उस समय इलाज की कोई व्यवस्था थी नहीं। मच्छर काटने से, कीड़े मकोड़े काटने से, आज भी आप देख सकते हैं, फोटो वगैरह भी देख सकते हैं उसका। छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, आप बढ़िया से उसमें खड़ा भी नहीं हो सकते हैं। इसी में सावरकर को भी भेजा गया था और यहाँ लगभग प्रतिदिन किसी न किसी कैदी की फांसी की सजा होती थी। वहाँ भेजने के बाद फांसी की सजा होती? बिल्कुल। वहां जाने के बाद बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो झुके नहीं, टूटे नहीं। एक जैदी नामक मुस्लिम क्रांतिकारी था जो मेयो, वायसराय मेयो जब वहां घूमने गया तो छुरी से रेत करके उसकी हत्या कर दी। ये हमारे मुस्लिम क्रांतिकारी थे। बाद में उसको फांसी दे दी गई। ऐसे मरना ही था, मारे ऐसे बहुत सारे लोग, करीब करीब रोज एक किसी न किसी को फांसी पड़ती थी। सावरकर वही देखे थे, इनका जो कमरा था दूसरे मंजिल पर था और उनके ठीक सामने वाले कमरे में फांसी पड़ती थी और सावरकर ने देख लिया फांसी पड़ते हुए। तब इनको तो होश टाइट हो गया, पर तुरंत हुए माफीनामा लिखना शुरू कर दिए सरकार को। 6 माफीनामा लिखे कि जल्दी से हमको मुक्त कर दीजिए। पेज पेपर ये सब मिलता था? लिखा लग मिलता था पेपर ये सब? हाँ, मिलता नहीं था। माफीनामा के लिए सब कुछ मिलता था। इनके परिवार के तरफ से भी माफीनामा लिखा गया, तब जाकर के सरकार ने इनको मुक्त किया। लेकिन मुक्त करके महाराष्ट्र के ही एक शहर में रख दिया और ऊपर से 60 रुपए का पेंशन भी देता था। देशभक्त थे ना, संघी देशभक्त इसको कहते हैं। खैर, चंद्रशेखर आजाद भागने में सफल हो गए, बाकी सबके सब करीब करीब पकड़े गए।
लेकिन इससे क्रांतिकारियों में कोई हतोत्साहित नहीं हुआ। 4 साल के बाद 1928 में फिर एक बार दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में सभी शामिल हुए क्रांतिकारी। इसमें 1928 में फिरोज शाह कोटला में सभी क्रांतिकारी फिर से जो उत्तरी भारत में बच गए थे शामिल हुए। इसमें भगत सिंह। काकोरी का घटना कब था घटा था? 1924 में। ये जो सूर्य सेन थे कहाँ वाला घटना कहाँ? ये चटगांव शस्त्रागार। चटगांव शस्त्रागार आएंगे वहाँ। चटगांव होते हुए भी आगे बढ़ेंगे हम। इस 28 के जो मीटिंग बैठी HRA की, इसमें 2 चीज परिवर्तन हुआ। अब यह HSRA हो गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। मेरा टोला 1929 में था। हाँ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। और इसने समाजवाद को अपना, समाजवादी विचारधारा को। भगत सिंह इसमें मुख्य थे, उन्हीं की विचारधारा थी। भगत सिंह कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट विचारधारा से बहुत अंदर तक वे प्रभावित थे। अब भगत सिंह का विशेष जीवनी तो लगता है कि हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, तो उसमें न जाएंगे। ये पंजाब के थे, इनके पूरा परिवार क्रांतिकारी था और देशभक्त। चाहे इनके चाचा अजीत सिंह हो जो अपनी पूरी जिंदगी विदेश में जेल में काट ली, या पिता किशन सिंह हो, एक और चाचा थे उधम सिंह, इनको तो फांसी ही पड़ गई, लंदन में जाके मारे थे झिंगड़ा। तो इस तरह से पूरा परिवार इनका क्रांतिमय था। भगत सिंह भी उसी में थे। कहा जाता है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, तो भगत सिंह अपनी फूफा के साथ वहां गए जालियांवाला बाग में, और वहां से जहां पर खून बहा था और मिट्टी लाल थी, उस मिट्टी को उठा करके भगत सिंह लाए थे और एक बोतल में बंद करके रखे थे। लोगों ने पूछा था, परिवार के लोगों ने, कि ये क्या लाया? तो उन्होंने कहा कि हम अपने भाइयों के खून का बदला लेंगे। अभी छोटी अवस्था थी। हर दिन ये चाचा के साथ या पिताजी के साथ खेतों में जाते थे, क्योंकि पंजाब में तो किसानी मुख्य चीज होता है। तो वहां उनके जो पिताजी होते थे कुछ और काम करते रहते थे, तो भगत सिंह उसमें कुछ और रोपते रहता था। जब इनसे पूछा इनके पिताजी ने कि भगत क्या रोप रहा है, उसने कहा कि बंदूक। कहा है कि नहीं बंदूक? तो सरकार को मारना है। उस समय लोगों ने उनके बचपना समझ करके विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन आगे चल करके जब जुआ हुए, तो एक कहावत है देहात में, सूद से मूल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। ये कहावत के पीछे तर्क यह है कि बेटों से ज्यादा प्यारा पोता पोती होता है। इनकी जो दादी थी, और भगत सिंह पूरे परिवार में बहुत प्यारा बच्चा था, हर कोई इनसे बहुत प्यार करता था। तो इनकी जो दादी थी, वो चल रहा है ना, ठीक नहीं लगेगा, बोलना ना दिखाई देता है, नहीं देता है, चलो इनकी जो दादी थी वो चाहती थी कि मरने से पहले भगत सिंह की हम सगाई कर दें। लेकिन भगत सिंह के दिमाग में अब तक क्रांतिकारी होने का जो था विचार बैठ चुका था। सारा कुछ फिक्स हो गया था। लड़की की भी देखा देखी हो गई, और लड़का देखने वाले आने वाले थे उधर से। भगत सिंह ने घर छोड़ दिया, घूमते घामते पहुंचे कानपुर। गणेश शंकर विद्यार्थी बहुत बड़े पत्रकार हुए हैं, साथ साथ क्रांतिकारी भी थे, और क्रांतिकारियों का अड्डा ही
उन्हीं के प्रेस में रहता था, गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रेस में। चूंकि सरकार को शक नहीं होता था, वो तो समझती थी ये प्रेस है, और यहाँ सब कोई पत्रकार के रूप में ही रहता था। भगत सिंह को यहीं पर क्रांतिकारी संगठन में शामिल किया गया, और उन्हीं के प्रयास से 1928 में क्रांतिकारियों की दूसरी मीटिंग हुई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में, और HSRA का गठन। 1928 में ही एक और घटना घटी, साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में, लेकिन हिंदुस्तान आया वो 1928। साइमन कमीशन को भेजा गया था कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया था उसमें कुछ सुधार लाया जा सकता है कि नहीं, या उसमें क्या संशोधन हो सकता है, इस पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन आया। 7 सदस्यीय इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं, सबके सब अंग्रेज। परिणाम यह हुआ कि जिस दिन से साइमन कमीशन बंबई के तट पर उतरा, वहीं से साइमन गो बैक का नारा दिया गया, और पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल रखी गई। जहां जहां भी साइमन गया, साइमन गो बैक का ही नारा मिला, और बंद दरवाजों से ही उसका स्वागत हुआ। काले झंडे दिखाए गए, साइमन गो बैक का नारा लगाया गया। फिर भी साइमन घूमते घामते पहुंच गया लाहौर। शेरे पंजाब के नाम से विख्यात लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाखों लोगों ने सड़क पर उतर करके साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। लाजपत राय के नेतृत्व में लाखों भारतीयों ने साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध किया। इससे पुलिस प्रशासन घबरा गया। सैंडर्स के नेतृत्व में पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करवा दिया, सैकड़ों लोग घायल हुए। इसमें लाजपत राय को भी जबरदस्त चोट आई, इतनी गंभीर चोट कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। लाजपत राय ने इसी समय कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई एक एक चोटें ब्रिटिश साम्राज्य के लिए 100 मंजूषा की अंतिम कीलें साबित होंगी। और उसके एक ही 2 दिन के बाद लाजपत राय की मौत हो। क्रांतिकारियों ने इसे अपमान समझा। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और राजगुरु जैसे कुछ क्रांतिकारी इसका बदला लेने के लिए पहुंचे। अब सैंडर्स का पूरा रेकी किया जाने लगा। कब घर से निकलता है, कितना बजे ऑफिस पहुंचता है, फिर ऑफिस से कितना बजे लौटता है, पूरा रेकी हो गया। एक दिन मोटे तगड़े राजगुरु साहब साइकिल लेकर के पहुंच गए उसके घर के यहाँ। साइकिल की चेन गिरा दी जानबूझकर, और फिर वहीं बैठ करके कभी साइकिल के चेन चढ़ाते थे, कभी उतारते थे, कभी चढ़ाते थे, कभी उतारते थे, ताकि आने जाने वाला लोग समझ ले कि इनकी साइकिल खराब है। इसी बीच सैंडर्स अपने घर से ऑफिस जाने के लिए मोटरसाइकिल स्टार्ट कर रहा था। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इसी प्रतीक्षा में थे। राजगुरु ने जैसे ही इशारा किया, भगत सिंह वहां पहुंच गए। बेचारा मोटरसाइकिल स्टार्ट भी नहीं कर पाया था कि अपनी माउजर पिस्तौल की सारी गोलियां भगत सिंह ने उसकी छाती में उतार दी। उसकी हत्या करने के बाद ये लोग उसी साइकिल से भागे। एक सिपाही देख लिया था भगत सिंह को, वो पीछा करते हुए आ रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने उसको अपनी पिस्तौल से अब ये सारे क्रांतिकारी साइकिल पर सवार होकर के भागे। बगल में डीएवी का अहाता था, डीएवी कॉलेज का, उस अहाते को पार करके उस आगे निकल गए और भागते भागते पहुंच गए भगवती चरण बोहरा के। भगवती चरण बोहरा क्रांतिकारी थे पंजाब।
इनकी पत्नी का नाम था दुर्गा भाभी। वैसे पूरा नाम था दुर्गा चरण बोहरा, लेकिन क्रांतिकारी इनको प्यार से भाभी कर, क्योंकि वो बड़े थे। पति और पत्नी दोनों क्रांतिकारी थे। भगवती चरण बोहरा इस समय घर पर नहीं थे, वो कलकत्ता गए हुए थे। ये सारे क्रांतिकारी उस घर में दाखिल हुए और सारी वस्तु स्थिति उनको बता दिया गया। इस समय तक भगत सिंह एक चोटी रखते थे। जो युवा सिख को देखेंगे, अपना पूरा चारों तरफ से चोटी को ऐसे कर करके एक बीच में रुमाल रख करके लोग बांधता है। देखा है फोटो, देखा है तो लोग पंजाबी में भी एक पगड़ी बांधता है, लेकिन जो युवा वर्ग रहेगा ना, चोटी ऐसे रहता है, बीच में ऐसे गोला। भगत सिंह का भी वही ड्रेस। अब सैंडर्स की हत्या कर देना, पूरा लाहौर घेर लिया गया। चप्पे चप्पे पर जासूस और सैनिक बिछ गए क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए। निर्णय हुआ कि अब लाहौर से भी निकलना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी पकड़े जाएंगे। तब एक फोटोग्राफर को बुलाया और वहीं पर भगत सिंह के वो सारे बाल काटे और जो यूरोपीय हैट होता है ना, उस हैट को लगाया गया ताकि भगत सिंह देखने में एक यूरोपीय नौजवान हो गए। अपना हुलिया इन्होंने बदल दिया। अब हुलिया तो बदल लिया, लेकिन लाहौर में रहना खतरा से खाली तो था नहीं। तब हुआ निर्णय कि अब लाहौर छोड़ना चाहिए, यहाँ से निकलना चाहिए। निकले कहाँ? निर्णय हुआ कि कलकत्ता चला जाए। पूरा प्लानिंग किया गया। प्लानिंग में हुआ कि दुर्गा भाभी भगत सिंह की पत्नी बनेंगी दिखावे के लिए, और दुर्गा भाभी का जो छोटा सा बच्चा था वो इन दोनों पति पत्नी का बच्चा रहेगा। राजगुरु मोटा ताजा है तो एक नौकर के रूप में रहेंगे। यूरोपीय का तो नौकर होगा ही होगा, तो वो नौकर रहेगा। और चंद्रशेखर आजाद तो बाई बर्थ ब्राह्मण थे ही, वो एक बुखारे बुखारे चारों पूरा शरीर में टिक्का फाना चंदन वगैरह करके और राम नामी ओढ़ ली और सभी एक सुबह घर से निकले। भगत सिंह और दुर्गा भाभी आगे आगे, पीछे पीछे उनका नौकर राजगुरु, और सबसे आगे चंद्रशेखर आजाद वही हरिभजन भजन गाते हुए आगे आगे जा। लाहौर स्टेशन पर पहुंचे। कलकत्ता मेल लगी हुई थी। इसके एक बोगी में भगत सिंह और दुर्गा भाभी और एक बोगी अलग चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। उस बोगी में नौकर किसे बैठेगा? मालिक के सामने, मालिक के साथ। तब उनको वो सब बताया जा चुका था, प्लानिंग थी ये सब, कौन कहाँ बैठेगा। खैर बैठ गए। स्टेशन पर भी जासूस और पुलिस लगी हुई थी, लेकिन किसी को शक नहीं हुआ। गाड़ी खुल गई, कलकत्ता में कलकत्ता के लिए चल दी। एक दिन के बाद सुबह में गाड़ी पहुंची, लेकिन लाहौर स्टेशन से ही दुर्गा भाभी ने टेलीग्राम दे दिया था भगवती चरण बोहरा को, यानी अपने पति को, मैं आ रही हूँ। बस अब मैं आ रही हूँ। भगवती चरण बोहरा समझ नहीं पा रहे थे कि ये किसका है भाई, उसका कोई नाम भी नहीं है। एक साथी को लेकर के भगवती चरण आए स्टेशन पे। कलकत्ता मेल आई, बोगी के तरफ लपके तो देखा कि मेरी पत्नी दुर्गा और साथ में एक यूरोपीय। तो दुनिया के लिए यूरोपीय था भगत सिंह, लेकिन भगवती चरण तो पहचान गए, और जो पंडिताई कर रहे थे उनको भी पहचान लिया, यानी ये चारों को पहचान लिया। सैंडर्स की हत्या के बाद तो पूरा हिंदुस्तान में कोने कोने में खबर फैल ही चुकी थी। भगवती चरण बोहरा ने सारा माजरा को समझ लिया, इनको लिए अपने साथ और आगे एक जहाँ भगवती चरण रुके हुए थे वहाँ, और मकान मालकिन को बताया कि हमारे घर से एक बहुत गंभीर बीमारियां
हैं, उनको बहुत गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने सख्त रूप से आराम करने का सलाह दिया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए यहीं पर रुके। अब उनको रोकने के लिए स्थिति यह हुई कि रोज सुबह में लोग जाता था और उधर से इतना दवा की शीशियां लाता था, रोज टेबल से पटक करके वो दवा को शीशियां को तोड़ता था, ताकि मकान मालकिन समझे कि कोई दवाई या कुछ शीशी वगैरह गिर के फूट गई है और सचमुच में वो बीमार है, किसी को शक नहीं। लेकिन इसी बीच 29 में 28 के अंतिम में ही वही पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल पास कराने के लिए सरकार ने 2 अधिनियम 2 विधेयक संसद भवन में पेश किए। जब ये पेश करने वाली थी सरकार, क्रांतिकारियों की एक मीटिंग बैठी और उसमें निर्णय हुआ कि बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह संसद भवन में एक बम मारेंगे, क्योंकि कांग्रेस द्वारा या क्रांतिकारियों द्वारा अभी तक जितने प्रयास किए गए, सरकार के कान पर अभी तक कुछ जू नहीं रहेगा। तो अब सरकार को सुनाने के लिए कि ऊंची आवाज की जरूरत पड़ेगी और वह ऊंची आवाज बम ही कर सकती। ये बम कोई खतरनाक नहीं था, ये वैसा बम नहीं था जिससे कोई घायल हो जाता, केवल आवाज करने वाला ये बम था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपने झोले में बम लेकर के संसद भवन के दर्शक दीर्घा में बैठ गए। बहुत सारा ये पंपलेट भी लिए होते अपने साथ। उस संसद भवन में मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू वगैरह वगैरह जो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज थे, सब बैठे हुए थे। इसी बीच सरकार ने टेबल पर वो दोनों विधेयक रखने की घोषणा की और जैसे ही घोषणा की, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम पटक दी, बम मार। ये बम वहां पर गिरा जहां मोतीलाल नेहरू बैठे। पूरी संसद भवन में भगदड़ मच गई, पूरी संसद भवन धुआं से भर। इसके बाद ये दोनों क्रांतिकारी साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, उपनिवेशवाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय और गांधी जी की जय का नारा लगाते रहे। ये दोनों नहीं भागे। कांग्रेस पार्टी के ये दिग्गज भी जो थे वो भी नहीं भागे थे कोई। अब इनको अरेस्ट करने की हिम्मत सरकारी पुलिस में नहीं थी, क्योंकि वो डर रही थी कि इनके पास जब बम है तो पिस्तौल भी होगा, तो जो गोली मार सकता है। लेकिन फिर भी स्वयं भगत सिंह ने कहा कि आओ, तुम अरेस्ट करना चाहते हो, अरेस्ट करो। इसके पीछे जो प्लानिंग थी कि हम अपने क्रांतिकारी कार्रवाइयों द्वारा भारत की जनता को मोबिलाइज नहीं कर सकते, नौजवानों को मोबिलाइज नहीं कर सकते, और जब तक जनता हमारे साथ नहीं आएगी तब तक दुनिया की कोई क्रांति सफल नहीं हुई है। हमारी कहां से हो जाएगी? ये 10-20 क्रांतिकारियों द्वारा बम पटक देने से या अंग्रेजों की हत्या कर देने से थोड़े कोई क्रांति सफल होगी। इसके लिए जन समूह चाहिए, जन सैलाब चाहिए, और जन सैलाब को शिक्षित करने के लिए सबसे बढ़िया मंच अभी कुछ है, वह होगा अदालत। हमें अदालत में जाना पड़ेगा गिरफ्तार होकर के, और इसीलिए स्वयं अपनी इच्छा से इन दोनों क्रांतिकारियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। शुरुआती दौर में जो मुकदमा चला, इनको हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाया गया था, जेल के अंदर हथकड़ी बेड़ी भी नहीं रखा जाता था। लेकिन इन्होंने मांग की कि हमें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया, ताकि हमारे लिए अखबार आए, लिखने पढ़ने की सुविधा मिले। सरकार ने इसको मानने से इनकार कर दिया। सरकार इन्हें आतंकवादी समझती थी। इसी मुद्दे पर क्रांतिकारियों ने हड़ताल कर दिया, भूख हड़ताल। लाहौर जेल में 63 दिनों के भूख हड़ताल के बाद 64वें दिन बंगाल का एक क्रांतिकारी यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु। तो 64वें दिन यतीन्द्रनाथ दास की मृत्यु हो गई। उनके डेड बॉडी को जब लाहौर से कलकत्ता लाया गया, 6 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। 2 मील लंबी शव यात्रा में 3 रखने की भी जगह नहीं थी, लेकिन सरकार को फिर झुकना पड़ा। इन सभी क्रांतिकारियों को पढ़ने लिखने की सारी सुविधाएं दी। अभी तक
जो मुकदमा चलता था, ये प्रतिदिन अदालत में लाए जाते थे जेल से, इन्हीं के एक साथी ने बहुत कुछ भेद बता दिया सरकार को। वो सरकारी गवाह बन गए। सुखदेव ने आओ देखा न पाओ वही जूता उठा करके उसके मुंह पर दे मारा, उस क्रांतिकारी के ही मुंह पर। उसके बाद से ही इनके हाथ और पैर में बीड़ियां लगा सुखदेव और कब तब गिरफ्तार हुए? राज सब लोग गिरफ्तार हो गए। इसके बाद सारे लोग गिरफ्तार हुए। अभी तक इनको फांसी की सजा नहीं हुई, आजीवन कारावास हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब जानकारी मिली सरकार को कि सैंडर्स हत्याकांड में ये सारे लोग लिप्त थे, तब वही आजीवन कारावास की सजा को बदल करके फांसी की सजा कर दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया। फांसी के तख्ते पर भी ये मोरा रंग दे बसंती चोला गीत के गाते हुए चले। फांसी का डेट तो 22 मार्च के पड़ा था। 22 मार्च नहीं, 24 मार्च। हाँ, 24 मार्च 1931 था सुबह में। लेकिन डर से सरकार की इनकी फांसी की सुबह में होगी तो पूरे देश में बवाल हो जाएगा। पूर्व संध्या पर ही 23 मार्च को ही इनको फांसी की सजा। जरा कल्पना करें कि उस माँ बाप पर क्या गुजरता होगा जो जान रहा है कि कल सुबह में मेरे बेटे को फांसी। पूरा देश स्तब्ध हो गया था। बच्चे स्कूल नहीं गए, किसी के घर में खाना नहीं पका, चूल्हा नहीं जला। लाखों माताओं ने रोया भगत सिंह के लिए। इस समय भगत सिंह सबके जुबान पर छा गए थे, गांधी का नाम दब गया था, इतनी लोकप्रियता हो गई थी भगत सिंह की। बहुत सारी माताओं ने तो भगत सिंह के उस जो श्मशान क्या उसको बोलते हैं जहाँ पर जलाया जाता है, उसकी राख को ला करके अपने दूध में घोल करके अपने बच्चे को पिलाया। आगे चलकर मेरा बेटा भी भगत सिंह बनेगा। स्थिति थी 23 मार्च 1931 को भगत सिंह। और उसके बाद लेकिन खैर इसमें एक आरोप और भी लगाया जाता है कि गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने का कोई प्रयास नहीं। इन पर फिर